अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वेन्यू। मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ़ अय्यूब और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान की आन बान शान। बिल्कुल आपने पोस्टर पर देख लिया होगा, आज के हमारे मेहमान बहुत ही ख़ास हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान का अगर मैं एसेट कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज हम उनसे बात करेंगे, हमारे साथ लाइव आएँगे। जी, बिल्कुल, मैं बात कर रहा था आज के हमारे मेहमान बहुत ही ख़ास। जी, बिल्कुल पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। उन्होंने अपनी लाइफ़ के अंदर बहुत सारे टाइटल्स अपने नाम किए, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा हमेशा सरबुलंद रखा। आज वो हमारे साथ आएँगे, प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे और इसके साथ हम अपने आज के ख़ास मेहमान वो हमारे साथ आ चुके हैं, हम उनको खुशामदीद कहेंगे और मैं किसी वक़्त को ज़ाया किए बगैर उनको अपने इस शो में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ आज के मेहमान आ चुके हैं और शामिल करते हैं आज की इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला और हमारे शो में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच फ़र्स्ट ऑफ ऑल। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको इंटरव्यू देने के काबिल हूँ। थैंक यू। अरे नहीं सर, अरे नहीं, नहीं, आप माशाल्लाह हमारा एसेट हैं, पाकिस्तान के लेजेंड हैं माशाल्लाह। आपके साथ चंद लम्हों की ये जो गुफ्तगू है मेरे लिए बाइस फ़ख्र है और मैं फिर भी आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप वक़्त निकाल के हमारे साथ आए। आज का ये हमारा जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है इसमें हम आपसे बहुत सारे सवालात पूछेंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है तो काइंडली आप मुझे कन्फर्म कर सकते हैं? जी, मुझे बिल्कुल सही आ रही है। आप मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी, जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। सो हमारे साथ बहुत सारे लोग इस वक़्त हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स वेन्यू जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ तकरीबन हर वीक और मंथली रूटीन के साथ। और आज हमारे साथ माशाल्लाह मुझे फिर कहना पड़ेगा कि हमारे साथ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सर आमिर इस्लाम हमारे साथ हैं। सर थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। और बढ़ते हैं जी, हमारे साथ बहुत सारे लोग आ चुके हैं। उनके प्रोग्राम में हम सवालात भी शामिल करेंगे, उनके नाम भी शामिल करेंगे और जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे मैं गुज़ारिश करता हूँ कि प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तरीका बहुत ही आसान है। आपने जस्ट कमेंट्स में अपना नाम, शहर के नाम के साथ अपना जो मैसेज है, जो आपका क्वेश्चन है, आपने वो हमें सेंड कर देना है। हम आपका नाम और आपके शहर के नाम के साथ आपका सवाल अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। और जी सर, हम आपसे आज का पहला सवाल पूछते हैं कि आपका बैडमिंटन का एक्सपीरियंस जब आप नेशनल चैंपियन बने, उस वक़्त आपका जो एक्सपीरियंस था, आपके जो तासुरात थे, वो हमारे व्यूअर्स को बताएँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ी-सी इसके बैकग्राउंड में पहले जाऊँगा कि बैडमिंटन मेरी कभी भी फ़ेवरेट गेम नहीं रही। ये मैं कुछ हादसाती तौर पे बैडमिंटन का प्लेयर बन गया। मेरी हाइट बहुत छोटी थी, जब मैंने मैट्रिक किया 4 फुट 4 इंच मेरी हाइट थी। तो मेरे वालिद साहब बैडमिंटन खेलते थे, तो वो मुझे अपने साथ लेके जाते थे कि भई मैं थोड़ा-सा लटक लूँ और मैं कद अपना बढ़ा लूँ। तो बस उनके साथ खेलते-खेलते कुछ शौक पैदा हुआ और कुछ कुछ मेरी लक कह लें कि बहुत अच्छी थी कि मुझे कुछ अच्छे कोचेज़ मिल गए। ज़ाहिद मकबूल जो उस वक़्त पाकिस्तान नंबर 2 थे, नहीद अहमद जो उनके कॉलीग भी थे और पाकिस्तान नंबर 2 रहे हैं डबल में। तो उनके साथ मेरी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो गई। मेरे वालिद साहब उनके अच्छे दोस्त थे। उन्होंने उनके उनके अंडर मुझे कहा कि भई ये आपकी मतलब कोचिंग रिक्वायर है। तो उन्होंने बड़े दिल से और बड़ी मेहनत से मुझे कोचिंग करवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 या 3 साल में ही मैं इस काबिल हो गया था कि मैं कॉलेज का कैप्टन बना, फिर यूनिवर्सिटी का कैप्टन बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस जब टाइटल मिलते रहते हैं तो फिर बंदा मेहनत करता रहता है। तो बस इसी तगोदो में मैं पाकिस्तान चैंपियन बन गया और यकीन करें कि मुझे उस वक़्त तक बिल्कुल कोई एहसास नहीं था कि मैंने अपने कोच से पूछा ज़ाहिद मकबूल साहब से कि ज़ाहिद भाई बस मैं चैंपियन बन गया तो बस यही होता है? तो ज़ाहिद साहब ने कहा कि ये जब तुम अब नेक्स्ट लाइफ में जाओगे, ऑफिसेज़ में जाओगे, लोगों से मिलोगे तो तब तुम्हें एहसास होगा कि चैंपियन की क्या वैल्यू है। तो वाक़ई उन्होंने सही कहा था कि जब मैं लोगों से मिलता था और लोग मुझे तारीफ़ करते थे कि नेशनल चैंपियन है, तो उस वक़्त जो खुशी होती थी वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि वो जो लम्हात होते हैं वो कैसे होते हैं। ऑफ कोर्स बहुत खुशी होती थी।
यकीनन आपका जो जवाब है बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ, शाइस्तगी के साथ आपने दिया है और अपनी बात को आपने आगे बढ़ाया। जी, आगे हम अगर अगला सवाल पूछते हैं आपसे कि आपने कहा कि आपकी ये फ़ेवरेट गेम नहीं थी, आप हादसाती तौर पे इस तरफ आए और यकीनन मेरे ख़्याल से कुदरत ने आपके लिए एक यही चीज़ रखी थी जिसके लिए आप इस दुनिया में आए और अल्लाह ताला ने आपसे एक काम लेना था, आपको इस काबिल बनाया और आपने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी और इंटरनेशनल सिनेरियो में बैडमिंटन के साथ आपने पाकिस्तान का जो झंडा है वो सर बुलंद रखा। और माशाल्लाह अगला सवाल आपसे पूछते हैं जी, आपको क्या लगता है सर कि आज के प्लेयर और जो पिछले प्लेयर थे उनमें क्या फ़र्क है? सर जी, फ़र्क बिल्कुल कोई नहीं है। 2-3 चीज़ों का जो डिफ़रेंस है वो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। एक तो आजकल के जो प्लेयर हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। हमारे दौर में या हमसे पहले जितने भी लोग थे, वो बस बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ़ खेलते थे। उन्हें ये नहीं, मतलब इल्म ही नहीं था इस चीज़ का कि हमें इस चीज़ के अगेंस्ट कुछ हासिल होगा या नहीं होगा। आजकल के प्लेयर इस चीज़ को सबसे पहले देखते हैं, कभी हम ये बैडमिंटन की ट्रेनिंग कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं या स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट हमें मिलेगा क्या? ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है आज के प्लेयरों में और हमारे में। हम बस खेल ही जाते थे, हमें कोई कैश प्राइज़ नहीं मिलता था उस वक़्त। बस टूर्नामेंट खेले या जॉब मिल गई वापडा में या कहीं पे भी, तो बस हम उसी पे सैटिस्फाई हुए थे। लेकिन आज का प्लेयर ये सब चीज़ें पहले सोचता है कि भाई हमें मिलेगा क्या? तो मेरा ख्याल है कि आजकल की जो अप्रोच है वो ज़्यादा बेहतर है हमसे। पहले ज़ाहिर है हम जब स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी है, तो सब कुछ हम प्लान करते हैं कि हमें इसके अगेंस्ट क्या हासिल होगा। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस ये है कि आजकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और उसके अगेंस्ट जो मेहनत है वो कंपैरेटिवली कम हो गई है। तो ये भी एक थोड़ा-सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनेशनली लेवल है वो काफ़ी गैप आ गया है। पहले इससे कंपैरेटिवली कम था। तो ये डिफरेंस है। बाकी मेहनती आज के भी प्लेयर हैं, पहले भी होते थे, लेकिन जो हमारी थिंकिंग में डिफरेंस है वो अपनी जगह मौजूद है। जी सर, आप हमें बताइएगा कि कितनी देर की मेहनत के बाद आपको आपका फर्स्ट रिवार्ड एज़ ए नेशनल चैंपियन या अंडर 19-18 चैंपियन जो है वो मिला? और आपकी वो मेहनत, आपको लगता है कि आपने इस इतनी मेहनत की थी जितना आपको रिवार्ड मिला उसका? देखिए, जो रिवार्ड मिला है वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसका कोई मेजरमेंट तो नहीं है कि मैंने इतनी मेहनत की तो उसके अगेंस्ट मुझे ये रिवार्ड मिलना चाहिए था। तो मेन डिफरेंस है कि मैंने 83 में गेम स्टार्ट की थी और 85 में मैंने पहला जो हमारा फैसलाबाद का चैंपियनशिप है वो मैंने जीती थी, यानी कि 3 साल की मेहनत के बाद। उसके बाद 87 में मैंने ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट जीता, यानी कि 5 साल बाद। तो 88 में मैंने इंटरनेशनल टूर किया, यानी कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना। तो पहला मतलब जैसे मैं नेशनल चैंपियन या ऑल पाकिस्तान टाइटल कहता हूँ, बेसिकली वो ही मेन टाइटल होता है। तो वो मुझे 5 साल लग गए थे उस तक पहुँचने के लिए। जी बिल्कुल सर, इसके साथ हम अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे और बहुत सारे दोस्तों ने हमें जॉइन किया है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। वो हमारे साथ हैं, हम उनके कमेंट्स भी शामिल करेंगे। साथ-साथ प्रोग्राम के हमारे साथ हरून चौहान हैं। आपने कहा जी, वालेकुम सलाम आतिफ भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, हम ठीक। यासिर भाई हमारे साथ हैं सियालकोट से, थैंक यू सो मच। और हारून चौहान है, आपने कहा जी अस्सलाम वालेकुम सर, आमिर इस्लाम। सर आपको सलाम पेश किया है। वालेकुम अस्सलाम, और सबको मेरी तरफ से भी सलाम। जी, और चैंपियन चॉइस हमारे साथ है। आपने कहा जी कि आप बहुत बड़े फैन हैं सर आमिर इस्लाम के। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू वेरी मच। और आप कह रहे हैं कि जी मेरा सलाम दे दें सर आमिर इस्लाम को, शफीक की तरफ से सलाम सर पहुंचे आपको। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। आ, सर, हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर अपनी बैडमिंटन जो है वो खेल रहे हैं। सो हमारे साथ अली उस्मान हैं, वो कहते हैं मैं अपनी गेम इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मेरे लिए टिप्स। ये इसका जवाब हम बाद में देंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम अपने सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, क्या वजह है पाकिस्तान की बैडमिंटन की जवाल की कि आपके दौर में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 2 रैंक पे गया है और उसके बाद मतलब रैंकिंग के टेबल पर पाकिस्तान का नंबर कहीं भी टॉप 10 या टॉप 20 में फॉल नहीं करता, हत्ता कि टॉप 50 में भी फॉल नहीं करता? तो इसकी क्या रीजन है, आप काइंडली बताइएगा। जी, मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ आपको कि पहली तो बात है कि वो हमारे दौर की बात नहीं है, वो हमसे भी कोई
4-5 साल पहले की बात है। तारिक बदूर, जाहिद मकबूल, जुवैद इकबाल, और इनकी इम्प्रूव करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न थी कि उस वक्त की जो फेडरेशन थी उन्होंने कोई 1-1.5 साल का कैंप लगाया जिसमें चाइनीज़ कोच मुसलसल रहा। और आप ये समझ लें कि एक अच्छा कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में जब बच्चा मुसलसल साल 2 साल मेहनत करता है तो ज़ाहिर है उसके पास कोई डिग्री या उस लेवल का वो कुछ ना कुछ तो बन के निकलता है। तो मेन डिफरेंस था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो मेरा कोच था वो तकरीबन 2 महीने के लिए चाइना ट्रेनिंग के लिए फेडरेशन ने भेजा हुआ था पूरे एक ग्रुप को। तो आप ये समझें कि वो ज़ाहिर है जब चाइना के प्लेयरों से ट्रेनिंग करेंगे या चाइना के प्लेयरों के साथ खेलेंगे मिलके तो ज़ाहिर है उनका लेवल भी वही होगा। तो फिर जब हमारी बारी आई तो फिर फेडरेशन में वो सियासत और इन चीज़ों का बहुत भरमार हो चुकी थी। तो बस फिर सिर्फ यही चीज़ें हमें मिली कि सियासत मिली। और मैंने ये जो मेरा आई थिंक मैंने 82 से या 83 से स्टार्ट किया और 87 में मैंने पाकिस्तान की बैडमिंटन में मैंने कदम रखा। तो वहाँ से लेके 17 तक मतलब 22-23 साल हो गया जो मैं बैडमिंटन के मतलब प्रॉपर पाकिस्तान फेडरेशन के सारे लोगों को जानता हूँ, देखता हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आमिर हयात खान रोकड़ी का जो टाइम पीरियड था, नो डाउट वो बहुत ही अच्छा था और सिर्फ उसी में बैडमिंटन की एक तरक्की हुई है और उसी में लोगों ने प्लेयरों ने एंजॉय भी किया हर लिहाज से। कैश प्राइजेस भी अच्छे थे, टूर्नामेंट भी ज़्यादा होते थे, इंटरनेशनल एक्सप्लोयर के लिए प्लेयर खुद भी जा सकते थे, फेडरेशन भी भेजती थी। और अफसोस के साथ, बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त की फेडरेशन है वो उनकी कोशिश यही है कि वो जो प्लेयर थोड़े से खेल रहे हैं वो बिल्कुल ना खेलें और जो थोड़ी सी बैडमिंटन हो रही है वो ख़त्म हो जाए ताकि वो सुकून से रहें। बहुत दुख हुआ ये सुन के, क्योंकि एज ए प्लेयर भी मैं इतना अच्छा तो नहीं खेलता मतलब, लेकिन दुख की बात ये है कि जो लोग खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए मेडल विन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, उन लोगों की भी अगर सरपरस्ती नहीं होगी तो वो लोग किधर जाएंगे, सवाल ये है। और मैं फिर भी यही कहूँगा कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा, जैसा आपने कहा। सर, इस वक्त आप पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे इमर्जिंग प्लेयर देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान का नाम आने वाले दिनों में रोशन करेंगे? बहुत बहुत मुश्किल सा सवाल है, लेकिन फिर भी मैं इसका कुछ जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। ये मैंने कुछ लिखा था, इसमें जो हमारे पास इस वक्त अपकमिंग प्लेयर हैं वो हैं कारी अदनान है, जुहेब है, शुएब रियाज है, यासिर है सियालकोट से, मुक्सित इस्लाम है, अली हैदर है। तो इस तरह के और बहुत सारे प्लेयर होंगे जिनके नाम भी मैं नहीं जानता और टूर्नामेंट्स पे देखता हूँ। तो वो प्लेयर हैं जो हमारे टॉप रैंक प्लेयर, इवन चैंपियन प्लेयर को भी इस वक्त 3 सेट की फाइट देते हैं। और मैं फिर अफसोस के साथ ही कहूँगा कि उनको बेचारों को 3-3, 4-4 साल हो गए हैं क्वालिफाइंग क्लियर करके मेन राउंड में नहीं पहुँच रहे। और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि फेडरेशन का हमारा जो रूल है टूर्नामेंट करवाने का और जो पॉइंट सिस्टम है इतना थर्ड क्लास है कि बस मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। और इस बारे में मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूँ कि मैंने आज से 2 साल पहले लाहौर नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, तो तैयब सहेल जो इस वक्त सेक्रेटरी हैं और सॉरी पंजाब के सेक्रेटरी हैं और जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी हैं वाजिद अली, उन दोनों से मैंने मीटिंग की और बाकायदा उन्हें बताया कि ये आपके फॉल्ट हैं, ये प्लेयर आप 3 साल लग जाते हैं, उतनी देर में तो प्लेयर ख़त्म होने वाला हो जाता है। तो उन्होंने एग्री भी किया, लेकिन उन्होंने चेंज कुछ नहीं किया। तो अगर आपके पास और कोई ऐसा सवाल आएगा तो फिर मैं इसकी डिटेल भी बताऊंगा। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी ऑडियंस जो आपको देख रही है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, वो ये जानना चाहती है कि ऐसा मसला क्या है, कौन से ऐसे रूल्स हैं बैडमिंटन फेडरेशन पाकिस्तान के जिनकी वजह से हमारा जो यंग टैलेंट है, करीम जो है पाकिस्तान बैडमिंटन की, वो ऊपर नहीं आ रही। आपका मतलब प्लीज इसको थोड़ा सा डिटेल में जाइए थोड़ी सी। जी मैं थोड़ा सा ये देखो, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स मैंने कुछ लिखे हैं, उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जुहेब पुलिस की तरफ से खेलते हैं और पेशावर KPK का प्लेयर है और उसने पिछले 4 टूर्नामेंट जो कि 1 साल में 4 टूर्नामेंट हुए हैं उसमें चारों में उसने बेचारे ने क्वालिफाई राउंड खेला है। और उसने एक टूर्नामेंट में जो लास्ट टूर्नामेंट हो उसमें जो हमारा नेशनल चैंपियन, प्रीवियस नेशनल चैंपियन अवैज जाहिद,
उसके साथ 3 सेट में क्लोज फाइट के साथ हारा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नेशनल चैंपियन है उस लेवल का वो प्लेयर है, या उसके करीब 19-20 होगा, 18-20 होगा, लेकिन उसे हर दफा क्वालिफाइंग खेलना पड़ रहा है। इसी तरह शुएब रियाज है, वो भी 4 टूर्नामेंट से क्वालिफाइंग ही खेल रहा है, और अभी लास्ट नेशनल चैंपियनशिप पे उसने अली मुराद के साथ 3rd राउंड में 3 सेट में क्लोज फाइट के साथ हारा। अली मुराद आपको पता है वो पिछले 4-5 साल से टॉप रैंक प्लेयर है और नंबर 1 आ रहा है। इसी तरह हमारा यासिर है, वो आपके इस वक्त जो डबल का रनर अप है नौमी, उससे भी जीता हुआ है। SNGPL के अहमद से भी जीता हुआ है, अहमद से भी 3 सेट में आ रहा है। इस तरह मुक्सित इस्लाम है, वो मेरा बेटा भी है, तो वो उसने ताहिर खान को जीता, जो आपका टॉप रैंक प्लेयर है, इस वक्त नंबर 3 है शायद, लारोश, उससे 3 सेट में हारा। और मुक्सित के बारे में तो मैं ज़ाती तौर पे गवाह भी हूँ, मैं टूर्नामेंट देखा, एक दिन में उसने क्वालिफाइंग के 4 मैच खेले, फिर उसी दिन 5वां मैच उसने खेला ताहिर खान के साथ जो 3 सेट में जीता वो, फिर उसी दिन नेक्स्ट राउंड लारोश के साथ 3 सेट खेला। ये एक दिन के मैं आपको 6 मैच बता रहा हूँ, और लारोश का वो पहला और मुक्सित का वो 5-6 मैच था। सर एक दिन में तो एक मैच भी, सर एक दिन में तो एक मैच खेलना ही बहुत मुश्किल बात है। यहाँ पे मैं कहूंगा कि फेडरेशन की सरासर ज्यादती है कि एक दिन में 4 मैचेस खिलवाना है एक प्लेयर को। तो फिर मैं यही कहूंगा कि फिर वो जो हमारी इंजरीज है वो तो फिर लाजमी बात है, इंजरी भी होगी प्लेयर को, प्लेयर जो है वो अपना स्टेमिना भी लूज करेगा, अपना उसका जो मोरल है यहाँ पे वो भी नीचे आ जाएगा, और ये सब चीजें तो वो फेस करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो फिजिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 4 मैचेस और फिर सडन अगले दिन इतने मैचेस, और यकीनन मेरे ख्याल से जैसे आप बता रहे हैं, वेरी गुड माशाल्लाह, कि अगर वो 4 मैचेस ना होते, फेडरेशन ऐसा कोई स्केड्यूल बनाती, कोई शेड्यूल बनता, और उस शेड्यूल के बाद एक दिन एक मैच होता, अगले दिन 2 कर लेते, या उसके अगले दिन कुछ ऐसा होता, तो मेरे ख्याल से अगर वो लरोश के साथ जाके भी बेस्ट ऑफ 3 पे जा रहा है तो आई होप कि वो बहुत अच्छा माशाल्लाह परफॉर्म कर रहा, लेकिन यहाँ पे फिर भी लेकिन वो पिछले 5 टूर्नामेंट से क्वालिफाइंग ही खेल रहा है, किसी में कर लेता है, किसी में नहीं कर सकता, क्योंकि एक गेम की वो क्वालिफाई होती है। अगर आप मेरी, अवैज जाहिद की और अली मुराद की अगर हिस्ट्री थोड़ी सी देखें, तो हम तीनों प्लेयर, हमने अल्हम्दुलिल्लाह को चैंपियनशिप भी 2-2, 3-3, 4-4 दफा जीती हुई है, तो हम तीनों प्लेयर तकरीबन ज्यादा मैचेस जो है 3 सेट में जीते हैं। अगर एक गेम का होता तो हम तो शायद पहले राउंड में हम हार जाते। तो 3 सेट का मतलब है कि बंदे के पास 2 चांस तो हों। मैंने वाजिद अली को ये कहा था कि आपने 20 पॉइंट की गेम करवाने के बजाय अगर आप 11-11 पॉइंट की 3 गेमें करवा लें तो चलो प्लेयर के पास चांस तो हो। फिर दूसरा मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी कि क्वालिफाइंग पूरी दुनिया में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 3-3, 4-4 मैच होते हैं क्वालिफाइंग के, लेकिन टूर्नामेंट से एक दिन पहले होते हैं। जब मेन राउंड शुरू होता है तो उस दिन हर प्लेयर फ्रेश आता है, लेकिन वो इस चीज को समझने को तैयार नहीं है। और मैं अब क्या कहूँ कि हमारे प्लेयर बेचारे मजबूर हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्फिक हूँ, क्योंकि चाइना के अंदर बेसिकली अगर आम कोई भी कंट्री से आया, या वो चाइनीज है या वो कोई और उसकी कोई नेशनैलिटी है, तो अगर उसे वहाँ पे किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है तो उसे क्वालिफाई करने के लिए बेस्ट ऑफ 3 के 3 सेट मिलते हैं। 3 सेट के अंदर उसे 15 पॉइंट्स दिए जाते हैं, चाहे वो डबल खेल रहा हो या सिंगल खेल रहा हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहाँ पे उसे एक सेट दिया जाए 15 का या 20 का, और उसके बाद वो उस 20 पॉइंट के ऊपर डिसाइड हो जाए कि वो बंदा जो है एलिजिबल है टूर्नामेंट के लिए या इनएलिजिबल है। तो मेरे ख्याल से ये तो सरासर ज्यादती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम लास्ट मीटिंग हुई थी पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन की जनरल मीटिंग, उसमें मैंने आर्मी के साथ थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की थी और उन्होंने मेरी बात मानी भी, और उस बात को उन्होंने पुट भी किया मीटिंग के अंदर। लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर आपको पता ही है कि माशाल्लाह नॉन टेक्निकल बंदे हैं बैठे, जो यस मैन के तौर पे काम करते हैं, और जो उसमें ठीक है। इसलिए तो जो टूर्नामेंट करवाना चाहता है वो तो कहता है मेरे पैसे भी बचें, ज़ाहिर शर्म को कम लगेंगी, एक दिन भी कम लगेगा, तो वो तो चाहेंगे कि यही कुछ होता रहे। उनको फिर अगर प्लेयरों से मोहब्बत हो वो तो बेशक 2 दिन पढ़ा दें, 20 जहाँ पे 100 डिब्बा लगना है 120 लग जाएंगे, 125 डिब्बे लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन प्लेयर तो सुकून में होगा। तो सर
सर ये तो कोई म्यार ना हुआ ना प्लेयर की एबिलिटीज को मेजर करने का, कि अगर आप 20 पॉइंट पे उसको मैच करवाएंगे तो वो 20 पॉइंट के साथ अपनी एबिलिटीज को शो ऑफ कर सकता है। हो सकता है कि वो 20 पॉइंट्स के बाद ही अपनी एबिलिटीज को शो करता हो, या उसका स्टेमिना ही तब बहाल होता हो कि वो 20 पॉइंट्स खेलेगा और उसका जिस्म खुल जाएगा और फिटनेस बहाल हो जाएगी उसकी। तो ये तो फिर सरासर ज्यादती है और फेडरेशन को इस बारे में सोचना चाहिए। सर मैं तो यही तो आपको सारी डिटेल बताई है कि जी मैं तो उन्हें ब्रीफ कर चुका हूँ, पर्सनली भी कह चुका हूँ। और यकीन करें कि जब वाजिद हमारा सेक्रेटरी बना पाकिस्तान फेडरेशन का, मैंने उसे मैसेज किया और खुशी का इजहार किया कि चलो एक पाकिस्तान प्लेयर है, उसे इन प्लेयरों की सारी प्रॉब्लम्स का पता होगा तो वो बेहतर करेगा। लेकिन माशाल्लाह उसने उसने वाकई बेहतर किया कि बैडमिंटन को मजीद तबाह कर दिया। और एक और बात बताता जाऊँ जो मेरी नॉलेज में है, और उसके बाद मेरे पास उसके थोड़े से लीगल सबूत भी हैं कि जो लोग अपने बेसिस पे बाहर जाना चाहते हैं और अपने एफर्ट से वो बाहर एंट्री करवाते हैं या कुछ भी बेनिफिट लेते हैं, तो जी उनकी जी। कोशिश होती है कि वो बाहर जाने ही नहीं दें और उनके खिलाफ कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं कि वो वहां पे जाने से रुक जाते हैं बेचारे, कि जी हम आपके हाँ खिलाफ बेनिफिट देंगे या कुछ इस तरह की बातें। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी इस बात से मैं मुत्फिक हूँ कि लास्ट टाइम चाइना के अंदर सिल्क रोड चैंपियनशिप हुई थी, जिसके अंदर 8 ममालिक ने हिस्सा लिया था। और तब मुझे याद है कि मैंने राजा स्नैन को इनविटेशन दिया था कि आप अगर विलिंग है तो हम आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू हम आपको इनवाइट करते हैं। लेकिन मुझे आपकी इस बात को सुन के अंदाजा हो गया कि उनका वो जो जवाब था वो इतना काबिल गौर नहीं था, क्योंकि शायद फेडरेशन ही नहीं चाहती क्योंकि प्लेयर बाहर जाए, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर हो और वो बाहर के परफॉर्म करें, अच्छा खेलें, उनके पास एक्सपीरियंस आए। और ये बड़ी दुख की बात है कि उस वक्त हमारे पास हम तो इतने अच्छे प्लेयर नहीं है, सीधी सी बात है। तो यकीन कीजिए सर, हमने अपनी जो हम लड़के चाइना में हम पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमने चाइना के अंदर रहते हुए वहां पे नाम एज ए पाकिस्तानी हमने वो अपना नाम एंटर करवाया। तो उन्होंने कहा जी आप रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को, तो हमने कहा जी ऑब्वियसली हम करेंगे क्योंकि हमारी टीम तो पाकिस्तान से नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि आपने कांटेक्ट किया है, हमने कहा जी बिल्कुल किया है। तो क्योंकि मैंने राजा स्नैन और उनके साथ जो पेयर है उनको मैंने टच किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सॉलिड रिप्लाई ना होने की वजह से मतलब वो बात आगे नहीं बढ़ सकी, और फिर हमें अपने लोकल फैलो के साथ वो खेलना पड़ी और यकीनन हम दूसरे राउंड से बाहर हो गए। तो बड़े दुख की बात है जी कि फेडरेशन को इस बारे में सोचना चाहिए। उनको चाहिए कि प्लेयर्स को ग्रास रूट लेवल से उठाएं और उन पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। अगर इन पे इन्वेस्ट करेंगे तो ही पाकिस्तान के लिए कुछ ये कर सकेंगे, और अगर ये कुछ करेंगे तो भी पाकिस्तान का ही नाम रोशन होगा। शायद पाकिस्तान में शायद इस वक्त मैं वाहिद प्लेयर हूँ या वाहिद इंसान हूँ कि जो फेडरेशन की बातें मतलब ओपनली बता रहा है। बाकी प्लेयर बेचारे मजबूर हैं, उन्हें पता है कि हम अगर इनके खिलाफ कोई बोलेंगे तो हमें पहले राउंड से बाहर निकाल देंगे या कुछ हमें ट्रायलों में डिस्टर्ब करेंगे। ये सारी बातें मेरे सामने हाँ हो रही हैं, ये मैं तो बता रहा हूँ। प्लेयर कोई भी आपको इस पे नहीं बताएगा, अगर आप पर्सनल लेवल पे पूछेंगे तो जरूर बताएगा, लेकिन रिकॉर्ड नहीं बताएगा। ऑन द रिकॉर्ड नहीं बताएगा। चलें जी, थैंक यू सो मच। हम आपके व्यूज साथ साथ लेते रहेंगे इस बारे में भी। कुछ दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया, उनके नाम शामिल किए जाते हैं। अली अली मुगीस हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं जी, आपने सलाम पेश किया, थैंक यू सो मच। आप हमें देख रहे हैं, आपने कहा जी कि बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही हो रहा है। यकीनन सर ने बता दिया जी ऐसा ही हो रहा है, थैंक यू सो मच। आपने भी बात में वजन डाला। और इसके साथ जमील हमारे साथ हैं जी, आपने कहा जी कि मैनेजमेंट जो है वो कोर्स प्रोवाइड नहीं कर रही, कहती कोरोना पीरियड है। लें जी, नया इशू सामने आ गया है सर। देखिए जो कोरोना पीरियड है वो तो खैर सबके साथ ही है, पाकिस्तान में जो भी, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए उस चीज़ को तो मैं मतलब ना फेडरेशन का कसूर कहूँगा ना किसी और चीज़ का कहूँगा। वो तो सारी जगह एक जैसा ही प्रॉब्लम है जी। अच्छा जी सर, ये अगला सवाल शामिल करते हैं प्रोग्राम में कि आपका फेवरेट प्लेयर दुनिया में कौन सा है, जिसको आपने फॉलो किया, आपको लगा कि आपको ये बंदा जो है आपके टैक्टिक्स का है, आपके जो स्किल्स हैं इससे मैच करती हैं। जी मैं बेसिकली तो डिफेंसर रहा हूँ सारी ज़िंदगी, मैंने डिफेंस करके गेम किया, स्टेमिना पे गेम किया। लेकिन मुझे जो प्लेयर पसंद है वो अटैकर पसंद है। जो जब मैं बिल्कुल स्टार्ट में था उस वक्त इंडोनेशिया का प्लेयर लिम से 3 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था, वो मुझे पसंद था, उसको मैं बहुत फॉलो करता था।
उसके बाद चाइना का यांग यांग था, वो इस वक्त इंडोनेशिया का कोच भी रहा है, तो वो मुझे पसंद था, उसको मैंने बहुत फॉलो किया। शायद मेरी गेम में उसका थोड़ा सा रंग भी हो। और जो पाकिस्तान में है तो इंटरनेशनल पाकिस्तान नंबर 2 भी है तारिक वदूद। बेसिकली मैंने फुटवर्क वाइज और गेम वाइज जंप में जो मेरी वैरायटी है वो मैंने तारिक वदूद से हासिल की, और तारिक वदूद को ही मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता था ओवरऑल। और इस वक्त जो करंट प्लेयर्स हैं उनमें मैं तौफीक हिदायत को सबसे सुपर प्लेयर समझता हूँ। वो ज़ाहिर से ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सका क्योंकि उसकी फिटनेस लेवल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन एज ए प्लेयर, एज ए फुटवर्क वाइज, पॉइंट वाइज, स्पीड वाइज वो बहुत अच्छा प्लेयर है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये एक बात बहुत ज़्यादा फेमस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड के तौफीक हिदायत का जो बैक हैंड स्पेशलिस्ट है वो बहुत कमाल है। उसकी जो ये स्किल है बैक हैंड की, पुश की, स्मैश की, बैक हैंड से, वो बहुत कमाल है, लाजवाब। जी बिल्कुल, वो जाहिर है जब कोई भी किसी चीज़ का स्पेशल को प्रैक्टिस करता है तो वो स्किल उसकी इम्प्रूव हो ही जाती है, तो ये उसकी नो डाउट क्वालिटी थी। सर पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर जो है आपको ज़्यादा पसंद है और लगता है कि वो आने वाले दिनों में होप्स हो कि विद रिसोर्सेज कुछ करेगा, कि वो फेवरेट भी है और आगे कुछ एबिलिटीज भी हैं? अपकमिंग प्लेयर हैं या करंट प्लेयर्स में? जी जी, करंट प्लेयर में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और आप क्या सोच रहे हैं कि वो आगे फ्यूचर में क्या कुछ कर सकता है? करंट प्लेयर जितने भी करंट प्लेयर हैं उनमें तो मैं मुराद को एक अच्छा प्लेयर काउंट करता हूँ। फुटवर्क वाइज भी, फिटनेस वाइज भी मेहनती बहुत है। अब उसकी बैड लक कह लें कि उसके कोचेज या उसको थोड़ा सा टैक्टिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो जो अपना डिफरेंस है बाकी प्लेयरों के साथ, वो डिफरेंस शो कर नहीं पाता। मेरे ख्याल में अभी उसका डिफरेंस जो है वो 15-20 का है, लेकिन और सेकंड पे मैं अगर किसी को रैंक करूंगा तो वो हाफिज इरफान है। वो टेक्निक वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिटनेस भी उसकी काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके साथ हर दफ़ा नेशनल पे प्रॉब्लम हो जाती है। वो अभी तक नेशनल चैंपियन नहीं बन सका, लेकिन वो नो डाउट इस वक्त टॉप प्लेयर, ये दो प्लेयर जो हैं वो मैं उन्हें पसंद करता हूँ, फुटवर्क वाइज भी और अक्ल के हिसाब से और फिटनेस के हिसाब से अच्छे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनली परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब हमारी फेडरेशन पर डिपेंड करता है वो कितनी परफॉर्मेंस किसी से ले सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं आपकी कि एक प्लेयर को नेशनल चैंपियन बनने के लिए किन किन डिफिकल्टी से गुजरना पड़ता है? पाकिस्तान में तो सिर्फ डिफिकल्टीज ही हैं, इसलिए सब में से गुजरना पड़ता है। पहले तो आपको स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे आपको सबसे बड़ा जो हमारी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान लेवल पे प्रॉब्लम है कि आप स्कूल के प्लेयर हैं या आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो आप स्कूल में स्पोर्ट्स बेसिस पे नहीं खेल सकते, कॉलेज में स्पोर्ट्स बेसिस पे नहीं खेल सकते, यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स बेसिस पे नहीं खेल सकते। जबकि मैं आपको जो लास्ट ओलंपिक हुई है उसमें जो गोला फेंकने वाला प्लेयर है, वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियन, वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि यूनिवर्सिटी का क्या लेवल है कि वो ओलंपिक चैंपियन भी है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का प्लेयर है उसे आपने डिपार्टमेंट में नहीं होने देना, उसे कोई बेनिफिट नहीं लेने देना, वो बेचारा कहीं और से कोई स्पॉन्सर नहीं ले सकता जब तक उसने यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलना। जबकि हमारे दौर में यूनिवर्सिटी का प्लेयर, अब शेर अफगन जो पाकिस्तान चैंपियन भी रहा है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से MBA कर रहा था और साथ पाकिस्तान चैंपियन था और साथ HBL का प्लेयर भी था, तो ये लेवल था। अब हमारी गवर्नमेंट ने पाबंदियां ऐसी लगा दी हैं कि वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स किसी हवाले से भी ऊपर ना जाए, अगर कोई प्लेयर ऊपर आया तो उसे जुतियां मारांगे। माशाल्लाह सर, आप पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोचिंग भी कर रहे हैं और आपने यूट्यूब के जरिए अपने लोगों को, फॉलोअर्स को, जितने प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली जो आपके फॉलोअर्स हैं, आप उनको मोटिवेट भी करते हैं, आप उनको गाइड भी करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से मुस्तफीद कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो आपके पास नॉलेज है वो आगे डिलीवर हो। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आप पूरे स्पिरिट के साथ ये काम कर रहे हैं। तो इस वक्त आप क्या लगता है कि एक जो नॉन प्रोफेशनल प्लेयर है, जो अभी प्राइमरी स्किल्स के ऊपर है, बिगिनर है,
उसको प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाने के लिए किन चीज़ों को लेना चाहिए और किन चीज़ों को स्किप करना चाहिए ताकि उसके अंदर बिगिनर से प्रोफेशनलिज्म आ जाए? ये मैं इसकी एग्जांपल थोड़ा सा बताऊंगा बैडमिंटन से हटके कि अगर आपने कुछ भी हासिल करना है तो आपको ज़ाहिर है जब हम चूज करते हैं अच्छा स्कूल चूज करते हैं, अच्छा बिल्कुल टीचर चूज बिल्कुल। करते हैं। आप जितने मर्जी पढ़ाकू हो, जितने मर्जी लाइक हो, जितनी मर्जी अकल हो, जब तक आपको कोई टीचर अच्छा नहीं मिलेगा आपकी वो सारी स्किल फारेग है। तो इसलिए सबसे पहला तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप जिस भी टीचर के पास सीखने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा आपको लेवल पता होना चाहिए कि ये इसकी ये कैपेसिटी भी है। इसके एग्जांपल मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान चैंपियन रहा। अब मुझे क्या पता कि वर्ल्ड चैंपियन की क्या ट्रेनिंग होती है या वर्ल्ड चैंपियन के क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मैं कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना सकता, इम्पॉसिबल। हाँ, मैं पाकिस्तान चैंपियन बना सकता हूँ या पाकिस्तान चैंपियन से थोड़ा सा अच्छा बना सकता हूँ। इसी तरह जो भी कोचेज हैं माशाल्लाह। या जो भी हैं वो लाइक एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियन है, उसे क्या पता पाकिस्तान चैंपियन की क्या रिक्वायरमेंट होती है या क्या करता है। तो ये चीज़ें जब बिल्कुल हम ऐसा ही है। कोचिंग किसी के पास जाएं तो कम से कम उसका एक लेवल देखें कि उसके पास क्या क्या डिग्री है। हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कोचेज हमारे ऐसे ही हैं कि किसी के पास कोई डिग्री नहीं होती, हम खुद ही प्लेयरों से कोचेज बन जाते हैं। हमने ये किया था, हमने ऐसे किया बिल्कुल था, जी, इस हम वक्त ऐसे बन गए। तो इसी तरह हम वो ही कुछ हम आगे डिलीवर कर देते हैं। सर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोचेस के स्पेशल कोर्सेज होते हैं हर गेम के और स्पेशल बैडमिंटन के लेवल 4 तक कोर्सेज हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर मलेशिया, चाइना, इंडोनेशिया और जर्मनी, बहुत सारे कंट्रीज जिनकी बैडमिंटन फेडरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो करवा रहे हैं और ताकि बैडमिंटन पूरी दुनिया में बेहतर हो सके। और मैं बदकिस्मती समझता हूँ पाकिस्तान की कि जिन्होंने अपने कोचेस को इस तरफ मोटिवेट नहीं किया या बजट को संभालने के लिए उस तरफ नहीं गए। खैर आप इस वक्त पाकिस्तान बैडमिंटन को कहाँ पे देख रहे हैं? आतिफ भाई, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा इसी कोचिंग के वाले से। जी आपने जी बताया हुक्म है। कि लेवल 4 तक कोचिंग के कोर्सेज हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि अगर आपको मैं लेवल 4 का कोचिंग कोर्स करवा दूं तो आप वैसी ट्रेनिंग करवा सकते हैं या वैसा सब कुछ समझ सकते हैं जो एक अच्छा प्लेयर कर सकता है? नहीं सर, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं कर सकूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अच्छा प्लेयर है, जिसे ये पता है कि मैंने इतनी रनिंग करनी है तो उसके अगेंस्ट मुझे ये कुछ तकलीफें होंगी, मैंने इतने फ्रॉग जंप बिल्कुल करने हैं, इतनी वेट ट्रेनिंग करनी है तो उसके बाद मेरी ये फिटनेस लेवल होगा, तो उसे ये बिल्कुल ऐसे कोर्सेज कराने चाहिए। जबकि एक अननोन जिसे पता ही कुछ नहीं है, बस वो किसी डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी होगा या किसी सूबे का सेक्रेटरी होगा या प्रेसिडेंट होगा, उसे लेवल 1 करवा दिया, 2 करवा दिया ताकि हमारा वोट पक्का हो जाए। हाँ ये हमारी फेडरेशन की हाँ सिचुएशन जी, है। बिल्कुल सही बात है। ये तो सरासर मैं ज्यादती है उम्मीद और यही करूंगा। इसको तो इस तरह तो फिर जो वो पाकिस्तान बैडमिंटन है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रही है। सर ये बैडमिंटन की बात नहीं मैं कर रहा, ये हर गेम में तो ऐसा हो आपके रहा ख्याल है। से सर जब गेम अच्छी नहीं होगी तो जारी बात है कि वो गेम जो है वो तो बैडमिंटन है ना। तो जब कोचेज अच्छे नहीं होंगे तो गेम अच्छी नहीं होगी, जब गेम अच्छी नहीं होगी तो पाकिस्तान जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही और इस वक्त आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो वापस इस मुकाम पर जाएगा जिस मुकाम पर वो पहले था, वो पोजीशन जो वर्ल्ड रैंक नंबर 2 थी, क्या वो वापस रिगेन कर सकता है? क्योंकि कंपटीशन पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। चाइना तो इस वक्त उनकी नर्सरी बन चुकी है बैडमिंटन की। छोटा सा बच्चा होता है 2 से 3 साल तक, केजी 1 2 से निकलता है और छा जाता है, यकीन करें। और इसी तरह मलेशिया में भी ऐसी है, इंडोनेशिया में भी ऐसी है और बाकी कंट्रीज उनमें भी ऐसी है। तो क्या लगता है पाकिस्तान वापस सरवाइव करेगा इस वर्ल्ड के अंदर? है। जी बिल्कुल सरवाइव कर सकता है, करेगा का तो मैं फ्यूचर का तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कर सकता है, इसमें कोई 1% भी शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये फिर डिपेंड करता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है, फेडरेशन है, वो कैसा बिहेव करती है। अब मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि केपीके की जो गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स बोर्ड है, वहाँ पे उसने नदीम खान, हयात ने उन्हें अपॉइंट किया हुआ है और उन्हें फैसिलिटीज दे रहे हैं और 50,000 रुपया मंथली उन्हें दिया जाता है ताकि वो प्लेयर्स को ट्रेनिंग कराएं। फिर हॉल अवेलेबल किया हुआ है, वो हर वक्त उन्हें अवेलेबल होता है, शटल कॉक्स दिए। तो अब पिछले कुछ 4-5 साल से
पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा अच्छे प्लेयर जो हैं वो केपीके से निकल रहे हैं। अब ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि जब आप फैसिलिटेट करते हैं किसी भी प्लेयर्स को तो ऑफ कोर्स प्लेयर निकलते हैं। तो जब हम जैसे प्लेयर, मेरे साथ अवैध जाहिद खेलता है, पाकिस्तान चैंपियन है, या और लड़कियां हमारे साथ पाकिस्तान प्लेयर खेल रही हैं, तो आप यकीन करें कि हमें हॉल के चार्जेस भी देने पड़ते हैं और एक मखसूस टाइम के अंदर हमें खेलना पड़ता है। उससे ऊपर नीचे हम कर नहीं सकते कि जी लाइट का खर्चा होता है और बहुत सारे हमारे साथ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब ये सूरत हाल हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट होगी। तो क्या इससे आगे क्या बोलूँ आप? सर मैं तो सुन हो गया हूँ आपकी बात सुन के कि इस वक्त पाकिस्तान फेडरेशन के साथ मसला पता नहीं क्या है कि जो बैडमिंटन को उठाना ही नहीं चाहते मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या चीज़ उठाई जा रहे हैं। खैर आपका मसला बेटा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ कि एचईसी खेला और वो बाकी डिवीजन के टूर्नामेंट्स खेला और माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है। तो कभी आपने उसे फोर्स किया था कि आपने बैडमिंटन खेलनी है? जी, मेरा बड़ा बेटा भी अंडर 16 का 2 दफ़ा चैंपियन रहा है डबल का, और जापान में भी पाकिस्तान टीम की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। और ये 2017 की बात मैं आपको बताने लगा हूँ। मेरा बड़ा बेटा वदूद इस्लाम कराची में वो मेन राउंड में था, उसका जो रैंकिंग थी 31 थी। तो जबकि उसे क्वालिफाइंग में डाल दिया गया। जब मैं वाजिद से मैंने बात की, उसने कहा जी अब तो जो होना था हो गया। वो लास्ट टूर्नामेंट था मेरे बड़े बेटे का, उसके बाद उसने बैडमिंटन नहीं खेली, इतना वो फेडअप हो गया। और उसके वो तो खैर मैं शुक्र करता हूँ कि उसने नहीं खेली। वो इंजीनियर है माशाल्लाह और इस वक्त बहुत टॉप का इंजीनियर है माशाल्लाह। तो सेम इसी तरह माशाल्लाह काम है। के साथ भी यही कुछ हो रहा है। उसे भी हर तरह, क्योंकि मैं आपके सामने या मैं मीडिया पे पूरी तरह जो भी गलत बात होती है मैं बोलता हूँ, और सच्चाई की आपको पता कीमत देनी पड़ती है। वो मेरे बेटे अदा कर रहे हैं या मेरे स्टूडेंट अदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, उन्हें राउंड ऐसे दिए जाते हैं कि वो ऊपर ना आए। और बेचारा पिछले 3 साल से क्वालिफाइंग में कभी इधर कभी इधर कभी इधर फुटबॉल बना हुआ है। यकीनन आपकी बात सुन के मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, क्योंकि जब मैं चाइना में रहते हुए पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करता हूं कि डिफरेंस क्या है पाकिस्तान बैडमिंटन में और चाइनीज बैडमिंटन में, तो मेरे पास बहुत सारे सवालात आते हैं। मैं वो उनकी खोज लगाने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया ताकि हम लोगों से बात करें कि आखिर मसला क्या है, क्योंकि हमने वो चीज़ें यहाँ पे आके देखी हैं जो पहले कभी देखी नहीं थी। और उनका जो एक लेवल है, स्टैंडर्ड है गेम का, वो हमसे कभी भी मैच कहीं भी मैच नहीं करता। उनकी गेम हमसे कोसों दूर है, कोसों अच्छी है। और वो खेलते हैं तो पता चलता है कि कोई वाकई कोई प्रोफेशनलिज्म है गेम में। और उनका जो एक लाइफस्टाइल है, उनका जो कॉपरेशन है, उनके जो प्लेयर्स हैं, मैं कहता हूँ कि सब कुछ ना आउटस्टैंडिंग। और बस पाकिस्तान से कंपेयर करता हूँ तो मैं कहता हूँ जी हमारे पास कुछ भी नहीं है। और यकीनन मैं देख रहा हूँ और दुख होता है, बड़ा दुख है जी। और खैर इसको अब हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन लेकिन उन मैं तो इसमें हिस्सा डाल रहा लोगों से ये अपील है हूँ। कि खुदारा खुदारा। मैं इसमें हिस्सा डाल रहा हूँ और अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ ताकि कोई भी सुने तो शायद इस पे कोई अमल करे और इस पे कुछ मेहरबानी करे। किसी भी स्पोर्ट्स पे, बैडमिंटन ही नहीं, तमाम स्पोर्ट्स का ये हाल है। किसी भी आप स्पोर्ट्स में चलें, हर जगह पे सियासत चल रही है। आप हॉकी की हालत देख लें हमारे क्या हो चुकी है। किसी भी आप गेम, इवन टेबल टेनिस मेरे साथ बच्चे खेलते हैं पाकिस्तान प्लेयर, वो भी यही कुछ बताते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। तो अब इससे आगे क्या बोलूँ? और रफीक बाबर हमारे साथ है। आपने कहा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त प्लेयर्स को उनके राइट नहीं मिल रहे। ओके, थैंक यू सो मच रफीक बाबर हमारे साथ होने के लिए। और हारून चौहान हमारे साथ हैं और उकाड़ा सिटी से। आप कह रहे हैं कि सर आपसे सवाल किया उन्होंने कि बैडमिंटन के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे इम्प्रूव करें। ये तो बड़ा टेक्निकल सवाल है कि आप मुझे यहाँ पे पूछें कि फुटवर्क करके दिखाओ, वो बहुत मुश्किल है कि मैं यहाँ पे फुटवर्क करके दिखाऊं। इसके लिए बेहतर तो यही है कि मैंने लास्ट वीक ही अपना स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग जो है यूट्यूब पे मैंने अपलोड की है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वो वेट ट्रेनिंग का क्या तरीक़ेकार है। तो बाकी अभी फुटवर्क का सेशन मेरा चल रहा है यूट्यूब पे, वो कंप्लीट हो गया तो अब मैं
पॉइंट प्रैक्टिस और ये पावर ट्रेनिंग सारी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा जितना पॉसिबल हो सका। बैडमिंटन अकेडमी के नाम से मेरा और चैनल है। आपका सवाल हमने बिल्कुल बिल्कुल, बैडमिंटन अकेडमी के नाम से यूट्यूब के ऊपर इस वक्त अमर्जिंग चैनल है सर का, और जिसमें सर अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं और उनको गाइडलाइंस दे रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से मुस्तफीद कर रहे हैं। अगर आपको कोई इस बारे में हेल्प चाहिए होगी तो आप वहाँ पे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका फुटवर्क जो है उसको देख सकते हैं, अपने पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए, कुछ मजीद कमेंट्स शामिल करते हैं। जो लोग हमारे साथ हैं, आपने कहा जी अदील हमारे साथ हैं, अदील गोजरा से हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। और आपने कहा जी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और आपका सवाल है जी कि जी आपने सवाल किया है कि सर से आपका सवाल है कि हम ड्यूरिंग गेम हमें कितना खेलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टेमिना खेलना चाहिए या अकॉर्डिंग टू जोश खेलना चाहिए? फिर ये वही टेक्निकल सवाल है, ये आपका कोच डिसाइड करता है कि आपको कितना खेलना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं इसमें थोड़ा सा ये बता दूं कि जब भी आपने कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो जहाँ पे आपका स्टेमिना 100% ख़त्म हो जाता है, स्टेमिना या जो भी आपके, तो उससे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो वो इम्प्रूव होगा। अगर आपकी स्ट्रेंथ 100% है और आप उसी के अंदर रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगी। आप 100% से ऊपर लेके जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप 10 केजी उठाने की हिम्मत है आपकी, तो आप जब तक 12 केजी नहीं उठाएंगे तो आप 12 केजी पे कभी भी नहीं जाएंगे। तो आपको 12 अपने स्टेमिना से ज़्यादा ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो आप इम्प्रूव करेंगे। हम अगला सवाल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। सर आपके उस वक्त आपके टेन्योर के अंदर सबसे जो फिटेस्ट प्लेयर थे अपने इरा के, वो अली यार बेग थे। तो उस वक्त आपका राइवल कौन था जो जिसके अगेंस्ट आपको लगता था कि ही इज द टफ कंपिटिस्ट? कंपिटेटर तो खैर बहुत ज़्यादा थे। शकील अयात होता था, आमिर ज़िया होता था, तारिक एक सियालकोट का प्लेयर था जो हम 19-20 या 18-20 के लेवल पे होता था। अब हमारी कुछ लक ज़्यादा ने हमें साथ दिया और हम जीत गए, या हमारे पास वो ट्रॉफी ज़्यादा हो गई। अदरवाइज़ वो भी अच्छे प्लेयर थे। और हाँ, ये कह सकते हैं कि अली यार बेग के साथ मेरे मैचेस बहुत ज़्यादा हैं। वो भी 3-4 दफ़ा चैम्पियन रहा है और उसके साथ मेरे फाइनल्स बहुत आए हैं। और नो डाउट वो बहुत फिट प्लेयर था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट था। तो और थर्ड मैं एक गैप में एक साकिब मजीद आया था जो आजकल इंग्लैंड में होते हैं, तो वो भी 1-2 दफ़ा नेशनल चैम्पियन बने और वो भी बहुत अच्छा, उसकी बेसिकली उसकी टेक्निक बहुत अच्छी थी। वो हमें टेक्निक से डिस्टर्ब करता था। उसकी फिटनेस लेवल इतना अच्छा नहीं था लेकिन टेक्निक अच्छी थी उसकी। जी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हम अगला सवाल आपसे पूछते हैं। सर जब आपको फ्लाइंग हॉर्स का खिताब मिला तब आपके क्या तासुरात थे? उस वक्त आप कहाँ पे खेल रहे थे? क्या सीन चल रहा था कि आपको उस वक्त लोगों ने इतना ज़्यादा प्रमोट किया, इतना ज़्यादा आपको लाइक किया लोगों ने कि आप ऐसे खेलते हैं कि आपको फ्लाइंग हॉर्स का खिताब दे दिया? कुछ मैंने शायद आपको शुरू में ही आपको बताया कि मेरा जो हाइट बहुत छोटी थी, तो और जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे कोचेज़ वगैरह मुझे ये कहते होते थे कि मैं बहुत स्लो प्लेयर हूँ। बेसिकली स्लो क्या होना, मेरे स्टेप छोटे होते थे और मैं शटल पे लेट पहुँचता था। तो फिर 1984 में मैंने पहली जो नेशनल चैम्पियनशिप खेलने गया, वहाँ पे मैंने तारिक वदूद को देखा और मुझे वो बहुत ही पसंद आया। तो इतना पसंद आया कि मैंने अपने बेटे का नाम भी उसके हिसाब से रखा हुआ है, वदूद इस्लाम। तो बहरहाल मैंने उसके जंप, उसका फुटवर्क मुझे इतना पसंद आया तो मैंने उसे पूरी तरह फॉलो किया और उसका ही फुटवर्क मैंने फॉलो किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई आई थिंक कोई 8 से 10 महीने लगे होंगे मुझे, उतनी मतलब मेहनत की कि मैं प्योरली अपना पूरा फुटवर्क तारिक वदूद जैसा किया। बड़े स्टेप किए, थाइज में ताकत इतनी लाया कि हर पॉइंट जंप से लेना है ताकि मेरा जो हाइट का एक डिफरेंस है, वो जो 4-5 इंच का डिफरेंस है, वो हर जंप के साथ कवर होता रहे। तो रिकवर करने के लिए जंप का ऐड किया था, तो इत्तेफाक से वो खैर स्टाइल बहुत अच्छा हो गया और उसका मुझे बेनिफिट हमेशा मिला।
और जब वो लोग मेरी तारीफ करते थे, तो ज़ाहिर है इंसान हो, तारीफ जब भी मिलती है तो खुशी होती है। वो मक्खन ना हो, तारीफ हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो मक्खन ना हो, वो रियलिटी में हो तो बिल्कुल अच्छा लगता है सुन के। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ हैं। अरसलान ने हमें ज्वाइन किया है नया लाहौर से। आप कह रहे हैं कि इस वक्त सर आप गेम करते हैं। जी सर बताइएगा, आप गेम करते हैं अभी भी? जी बिल्कुल करता हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 83 के बाद अब तक गेम छोड़ी नहीं कभी भी। बीच में 3 साल का मेरा टर्नओवर जो है वो आया था ऐसा कि मेरा टेंडन रैप्चर हो गया था और मुझे बैडमिंटन बिल्कुल छोड़नी पड़ गई थी। 97 से लेके 2000 तक मैं बिल्कुल नहीं खेला। मेरा पाँव रैप्चर हो गया था और उस वक्त इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती थी, ना ही को बताने वाला था कि भी मैं एक ऑपरेशन करवाता तो 3-4 महीने में रिकवर कर जाना था। मुझे उसको रिकवर करने के लिए 4 साल लग गए और 96 में मैंने फाइनल खेला और फिर जब मैंने रिकवर किया तो 2001 में फिर मैंने नेशनल का फाइनल खेला। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 3 साल 4 साल मेरे ज़ाया हो गए। अगर मैं खेलता तो वो भी एक मेरे टर्नओवर में शामिल होना जी था, शायद बिल्कुल, मैं मैं देख रहा था, मैं आपके वो ब्लॉग्स देख रहा था कि उसके अंदर ये गायब नजर आया, तो मैं खुद परेशान हो गया कि शायद सर यहाँ पे बैडमिंटन से रिजाइन कर गए थे या छोड़ गए थे। तो अभी आपने बताया कि आपका उस वक्त टेंडर रैप्चर हो गया था, तो अब उसकी स्टोरी जो है वो तकरीबन समझ आ चुकी है। थैंक यू सो मच। और रमजान हमारे साथ हैं जी। आपने कहा जी कि सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारे से पैगामात का जो आपने बताए। और जो भी लोग हमें देख रहे हैं फेसबुक पे लाइव और यूट्यूब पे, उनसे यही कहूंगा कि सर का पेज है, उसको जाएं, जरूर फॉलो करें। और कोई भी सवाल हो आपके पास, आप पूछना चाहें तो भी आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास एक और सवाल हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। सर कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमें जो स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं वो कहाँ से मियारी मिल सकती हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हों, बिगिनर के लिए ज़्यादा रिलायबल हों और क्वालिटी में बहुत अच्छी हों, तो काइंडली उनको थोड़ा सा मैसेज दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे मैं अगर किसी का भी नाम लूँगा तो वो मेरा ख्याल वो एक मशहूरी करने वाली बात है। आपके इर्द-गिर्द कहीं पे भी जो भी शॉप्स हैं, वो ज़ाहिर है हर शहर में भी शॉप हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जो भी चीज़ लेनी है, 2500 का, 3000 का, 4000 का, कोई भी चीज़ लेनी है, आप प्लीज़ सिर्फ़ ओरिजिनल लें। 2 नंबर पे ना जाएँ। लोग यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ़ यूनेक्स का नाम देखते हैं तो वो ले लेते हैं। बेशक वो एक्चुअली उसकी जो प्राइस होती है वो 1000 होती है, लेकिन बेचने वाला 3000 का भी बेच ले, 4000 का भी बेच ले, उसकी कोई ओरिजिनल प्राइस नहीं होती। हाँ, ओरिजिनल होगा तो ज़ाहिर है वो मार्केट में ओपन होगा, 4000 रुपये की चीज़ 4500 की मिल जाएगी, 5000 की मिल जाएगी। उसमें आपके साथ धोखा होने के बहुत ज़्यादा कम चांस होंगे। बहुत शुक्रिया। अहमद अली हमारे साथ हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर अगर आपके पास ट्रेनिंग के लिए आना चाहें तो हम आ सकते हैं? जी बताइएगा। जी बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं ज़रा आपको कॉस्टली बहुत पड़ूँगा। लेकिन जो भी शहर से बाहर से आएगा उसे रहने का खर्चा और शटल कॉक्स का खर्चा, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है बैडमिंटन। कोई भी है मतलब गेम देखें, बैडमिंटन कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव है शटल कॉक की वजह से। तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, मैं तो हाज़िर हूँ और मेरा काम ही बैडमिंटन कोच करना है, सिखाना है। थैंक यू सो मच अहमद। आपने सवाल किया और हमने आपका सवाल जो है वो सर तक पहुंचाया और सर ने उसका जवाब आप तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। सर विशाल खान हमारे साथ हैं। आपने कहा जी अस्सलामु अलैकुम सर जी, प्लीज गिव वालेकुम। सम इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस फॉर बिगिनर्स। बिगनर्स के लिए मैं एडवाइस तो खैर यही कहूँगा कि स्पोर्ट्स ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें, लेकिन स्टडी के अगेंस्ट बिल्कुल स्पोर्ट्स ना करें। पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं। मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने स्टडी को छोड़ के बैडमिंटन या स्पोर्ट्स कोई भी करनी है तो आपकी मेहरबानी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। हाँ, स्पोर्ट्स बाद में, पहले स्टडी। बहुत शुक्रिया सर विशाल खान, आपको मेरे ख्याल से जवाब मिल चुका है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और कुछ दोस्तों के पैगाम शामिल करते चले हैं प्रोग्राम में। जुबैर, थैंक यू सो मच जुबैर फवाज। आप दोस्त हमें सुन रहे हैं और आपने भी यही सवाल पूछा कि सर आप टाइम दे सकते हैं। और साथ में आपने पूछा है कि सर किस टाइम आए। लें जी सर, किस टाइम आए, बच्चे रेडी हैं आपके पास आने के लिए।
मेरा जी, मैं 2 से 4 मेरा टाइम है यहाँ पे कोचिंग करवाने का। फिर 4 से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक मेरा अपना टाइम है खेलने के लिए। जो मेरे पास प्रोफेशनल प्लेयर खेलते हैं उनके साथ मैं टाइम बिताता हूँ। तो जो कोचिंग टाइम है मेरा 2 से 4 है, अल-फतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में। जी बिल्कुल, फवाज एंड जुबैर, आपको जवाब मिल चुका है। अल-फतेह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद डी ग्राउंड में है और छोटी डी के पास है। आप वहाँ जाएं, सर 2 से 4 अवेलेबल होते हैं। आप वहाँ से सर के मुफीद मशवरों से और सर के तजर्बे से मुस्तफीद हो सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए कि सबसे पहले स्पोर्ट्समैन आता है और स्पोर्ट्समैन के अंदर सबसे पहला चीज़ जो है वो इखलाक होती है। तो आपका जो अच्छा इखलाक है वो आपको यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भी ले के आ सकता है। थैंक यू सो मच आपके सवालात के लिए। और ज़हीर हमारे साथ हैं फैसलाबाद से। आपके लिए सर नेक तमन्नाएं हैं, वो आपको सलाम पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं जी थैंक यू सो मच कि आपको आज देखा फिर लाइव। थैंक यू। और आप पूछ रहे हैं कि सर बैडमिंटन प्लेयर के लिए सुबह का नाश्ता किस सेंस में देखते हैं आप, कैसा करना चाहिए? मैं बैडमिंटन के हवाले से इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं एक जनरल बात करूंगा कि नाश्ता बहुत अच्छा करना चाहिए, उसमें प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर दोपहर को बेशक कम खाओ, रात को ठीक खाओ। तो नाश्ता तो 100% ठीक ही करना चाहिए। हालांकि मेरे दोनों बच्चे बहुत ही गंदा नाश्ता करते हैं और 90% नहीं करते। जिशान अयूब, हाँ जिशान अयूब ने भी ज्वाइन किया है, कह रहे हैं कि सर पाकिस्तान बैडमिंटन टॉप पे कब तक आ जाएगी। इसका जवाब सर दे चुके हैं। अगर आपको ये सवाल का जवाब चाहिए तो आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया शो में, और थैंक यू सो मच। ले जी, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का आज बाकायदा इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, अपने सवालात हम तक पहुंचाए और अपने फीडबैक से हमें आराग किया। और बंडल ऑफ थैंक्स सर आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हमारे साथ लाइव आए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और पाकिस्तान बैडमिंटन के लिए जो आप करना चाहते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं, हमारी दुआएं हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि आप अपने खास और नेक मकसद में ज़रूर कामयाब हों। थैंक यू वेरी मच। मैं खैर फेडरेशन के कामों में नहीं दखल देता, मैं सिर्फ उनको सजेशन दे रहा हूँ और सिर्फ एक बैडमिंटन की मोहब्बत में, वरना मैं घर में बैठा हूँ, मेरे बच्चे माशाल्लाह इंजीनियर बन रहे हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि मैं बैडमिंटन को तरक्की करे या ना करे। मुझे सिर्फ एक बैडमिंटन प्लेयर होने के नाते तकलीफ इस चीज़ की हो रही है कि पाकिस्तान का नाम तबाह हो रहा है किसी न किसी वजह से। और ना मुझे क्या है, मैं घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं सिर्फ एक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बैडमिंटन की बेहतरी के लिए सब कुछ बोल रहा हूँ, बल्कि फेडरेशन के हिसाब से मैं बकवास कर रहा हूँ, तो वो मैं करता ही रहूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इन खूबसूरत अल्फाजों का। और हमारे साथ इजाज भाई हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है। वो बैडमिंटन के बहुत ज़्यादा शिदाई हैं। वो पूछ रहे हैं कि सर हर बार क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता है, काइंडली हमें ये बताएं कि क्वालिफाइंग राउंड जो है वो किस बेस पर होता है, उसमें क्या चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स टेबल बनता है वो किस बेस पे बनता है? ये मेरा भी सवाल था, उनका भी सवाल है, काइंडली बताइएगा। इसके लिए मैं सिर्फ आपसे ना 2-3 मिनट लूँगा कि मैंने थोड़ा इसके लिए भी तैयारी की थी। यहाँ पे जो प्लेयर राउंड में मेन राउंड में ऑलरेडी होते हैं, उन्हें सिर्फ राउंड में शामिल होने पे 54 पॉइंट मिलते हैं। वो पहला मैच हार जाएं, उन्हें 54 पॉइंट मिलते हैं। और हमारे पाकिस्तान में 4 टूर्नामेंट की बुनियाद पे रैंकिंग ली जाती है। तो एक प्लेयर जो मेन राउंड में सिर्फ चला जाता है, वो बेशक अच्छा है या नहीं अच्छा, उसे 216 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। और जो अच्छे प्लेयर हैं, जो बेचारे क्वालिफाइंग करके 3-3 मैच जीत के चौथे राउंड में आके हार जाते हैं, उन्हें कोई पॉइंट नहीं मिलता। उन्हें 3-3 साल लग जाते हैं कि मेन राउंड में आएंगे तो 54 पॉइंट मिलेंगे, चाहे वो पहला मैच हार गए। अगर वो 2 मैच जीत गए तो उन्हें 96 या 100 पॉइंट मिल जाएंगे। तो उन्हें मतलब उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो क्वालिफाइंग राउंड आप खिला रहे हैं
फी मैच जीतने पे 5 पॉइंट उन्हें अलाउड कर दें, ताकि एक बच्चा 3 मैच जीतता है तो उसे 15 पॉइंट तो मिले, 4 मैच जीतता है तो उसे कुछ पॉइंट तो मिले। लेकिन जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि वो इन चीज़ों पे कुछ करने को तैयार ही नहीं है। तो इस सवाल का जवाब इन्हें यही बता सकता हूँ कि ये क्राइटेरिया है कि आपका जो फेडरेशन का सेक्रेटरी है ना, आपके इलाके का, डिस्ट्रिक्ट का या डिवीज़न का, वो अगर आपके साथ उसके तल्लुकात अच्छे हैं तो आप नेशनल बिल्कुल खेल सकते हैं, आप क्वालिफाइंग राउंड में भी जा सकते हैं, आप हर तरह के ट्रायल भी दे सकते हैं। अगर आपके तल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो आप बेशक थोड़े से अच्छे प्लेयर भी हैं तो आप एक फिर चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट विद अस एंड आई होप कि लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और हम मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत सारे सवाल के जवाब मिल चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उन तमाम दोस्तों को भी उनके जवाबात मिल चुके होंगे जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि लोगों ने सीखा या नहीं सीखा, दुआ करें कि फेडरेशन कुछ इससे सबक हासिल कर ले। जी बिल्कुल, हम दुआ गो हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह के हुजूर हम दुआ भी करेंगे कि हम इस मकसद में कामयाब हो जाएं और अल्लाह करे जी पाकिस्तान बैडमिंटन दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे और उन्हीं आसमान की बुलंदियों पे वापस जाए जहां पे पाकिस्तान हुआ करता था। और जिन वजूहात की बिना पर भी पाकिस्तान इस मकाम पर पहुंचा है, अल्लाह ताला उनको हदायत दे और उनको अल्लाह ताला हदायत, मैं कहता हूँ कि ऐसी हदायत दे कि वो वापस कभी ऐसा कदम ना उठाएं कि पाकिस्तान फेडरेशन और जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं उससे सबक हासिल करें। और थैंक यू सो मच बंडल ऑफ थैंक्स सर आपका कि आप हमारे साथ लाइव आए और इंशाल्लाह ताला जैसे हम आपकी खिदमत दोबारा चाहिए होगी हम आपसे आपको इनवाइट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप फिर कभी भी हमें मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया बंडल ऑफ थैंक्स। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और पाकिस्तान का नाम वापस उसी मकाम पर जाए जहां पे हुआ करता था। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।